हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज है लेक्चर नंबर 04 और आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 03 में हमने देखा था प्लेन मिरर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था अपना, और हमने कुछ नए टॉपिक्स भी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं है, बोर्ड्स के टॉपिक में नहीं है, उनको भी डिस्कस किया है। जैसे नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स और वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स, ये सब हमने कंप्लीट कर रखा है। और साथ ही साथ हमने लेक्चर नंबर 3 में इमेज फॉर्मेशन भी देखा था प्लेन मिरर्स के केस में। तो आज का पूरा लेक्चर होगा स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। तो जिनको भी ये स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक अब तक थोड़ा टफ लगता होगा, आज के लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्फेरिकल मिरर्स, देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, हमारे सिलेबस में दो स्फेरिकल मिरर्स हैं और दो ही होते हैं जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर लिया जाता है, ये बड़ा सा हॉलो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। और इस हॉलो स्फीयर को कट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ देखो, इसे कट कर दिया जाएगा तो ये पार्ट निकल कर आएगा, ये पार्ट देखो, ये पार्ट निकल कर आएगा बाहर, कुछ इस तरह का शेप बनता है इसका, ये, ठीक है, ये पार्ट बाहर निकाल लिया जाएगा। इस पार्ट को, अगर ये पार्ट को हम देखें तो देखो, अगर इस स्फीयर से ये पार्ट हम काट कर निकाल रहे हैं तो ये स्फीयर का ही पार्ट हुआ। अब इस पार्ट में हम सिल्वरिंग जिधर से करेंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किस टाइप का स्फेरिकल मिरर है। जैसे सिल्वरिंग मतलब उससे तुम पॉलिश किस तरफ से कर रहे हो। मान लो अगर हम पॉलिश इस साइड से कर रहे हैं, इधर पॉलिशिंग कर रहे हैं हम, या सिल्वरिंग कर रहे हैं, ये है पॉलिश्ड सरफेस, और इस पार्ट से रिफ्लेक्शन वगैरह होगा तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल लो। तो इसमें देखो सिल्वरिंग किधर हुआ है, इधर पॉलिश हुआ है, ये है पॉलिश्ड पार्ट, दिस वन इज पॉलिश्ड पार्ट। तो जिधर पॉलिश्ड पार्ट किया जाए, जैसे ये बल्जिंग आउट है ना, दिस पार्ट इज बल्जिंग आउट, मतलब जिधर से बल्ज है, जिधर से निकला हुआ पार्ट है, उस पार्ट को अगर हम पॉलिश करते हैं और अंदर की तरफ जब रिफ्लेक्शन होता है तो इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। याद करने के लिए तुम इस तरह से समझ सकते हो दैट कि ये जो अंदर का पार्ट है केव जैसा दिख रहा है, इस तरह ये केव जैसा दिख रहा है, ये पार्ट, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट है ना, ये पार्ट केव की तरह है। तो इधर से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। या फिर इस तरह समझ सकते हो कि जिस पार्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, देखो अगर इस कंप्लीट करेंगे हम स्फीयर को, इधर से ये पूरा स्फीयर कंप्लीट होगा इस तरह से, इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कहीं सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसे मान लेते हैं ओ सेंटर। तो सेंटर की तरफ जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो इसे हमने किया पॉलिश, इधर से बाहर से रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड पार्ट, तो ये कहलाया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो अगर हम इसी मिरर को फिर से काट लेते हैं, काटने के बाद हमारे पास एक पार्ट निकलेगा, एक शेप बनेगा इस तरह का, ये मिरर निकल कर आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके इस पार्ट में हम पॉलिश कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे अंदर के पार्ट में, ठीक है। ये हॉलो है, यहाँ से ये हॉलो, ये सॉलिड नहीं है, ये हॉलो है, खाली है, यहाँ पे ऐसे जा करके ये इस तरह से खाली है, ठीक है। अंदर में पॉलिश किया जा रहा है। जैसे चम्मच ले लो, चम्मच को इस तरह से पकड़ो, बल्जिंग आउट उधर रहेगा और केव वाला पार्ट इधर रहेगा। तो केव वाले पार्ट में आप पॉलिश करोगे तो ये मिरर जब बनकर आएगा तो इधर हो गया इसका पॉलिश्ड पार्ट, या यस पॉलिश्ड पार्ट बोलो या फिर सिल्वरिंग पार्ट बोलो जो पॉलिश किया जा रहा है, और ये पार्ट इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, है ना। तो इस तरह के मिरर्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स।
तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में। बनाने के लिए हम जनरली इन दोनों मिरर्स को इस तरह से बनाते हैं। एक ये मिरर, इस मिरर का पॉलिश पार्ट बाहर से इस तरह से करेंगे पॉलिश, तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, और दूसरे मिरर का अंदर का पार्ट हम पॉलिश कर देंगे, बाहर रिफ्लेक्टिंग पार्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गया कॉनकेव और ये बन गया कॉन्वेक्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स समझ गए। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है? स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिनसे जो मिरर बनाया जाता है वो स्फेयर के ही पार्ट होते हैं, वो कोई अलग पार्ट नहीं होते, स्फेयर का ही पार्ट होता है वो। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर वैसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ फेस करता हो। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर ऑफ द मिरर से ऑपोजिट या बाहर की तरफ हो, उसे कहते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। साथ ही साथ अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो साथ ही साथ डेफिनेशन भी लिखते चले जाना तुम। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स का तुम डेफिनेशन लिख लेना, दैट मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर स्फेरिकल और अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये देखो एक स्फेयर का पार्ट है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल और अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन लिखोगे कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। अब देखो यहाँ पे कर्विंग जो है, जो कर्वेचर है या फिर जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व है, तो इस तरह के मिरर्स को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के डेफिनेशन में आप डालोगे स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कर्व्ड आउटवर्ड। देखो ये आउटवर्ड कर्व्ड है इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, तो इस टाइप के मिरर्स को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर इस तरह का भी बनता है, लाइक दिस। अगर ये हॉलो स्फेयर तुम ले लो, ये अगर मान लो तुम हॉलो स्फेयर है जिसका सेंटर यहाँ पे है, और इस पूरे स्फेयर को हम पॉलिश कर देंगे लाइक दिस, सिल्वरिंग कर देंगे लाइक दिस। ठीक है। तो देखो ये जो है ये भी एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। इसमें अंदर का पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट और बाहर का जो भी पार्ट है ये बन जाएगा पॉलिश पार्ट। ठीक है। अगर हम इसी मिरर को ले करके अंदर से पॉलिश कर देते हैं, ये देखो अंदर से हम पॉलिश कर देते हैं, तो इसका अंदर का पार्ट देखो ये पॉलिश हो गया। अब ये बन गया बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग और अंदर का पार्ट पॉलिश्ड पार्ट, तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर से। अब इसी स्फेरिकल मिरर को काट दो, इसको काट दो और इसको काट दो, यहाँ से काट कर जो पार्ट निकलेगा वो बन जाएगा कॉनकेव मिरर, यहाँ से या जो पार्ट निकलेगा कट करके वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्फेरिकल मिरर्स होता है क्या है, कहाँ से ये बनता है ना। अब आपको समझ आ गया होगा अब क्या होता है। ठीक है। आज हम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स भी करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा F = R/2। बहुत लोगों ने अब तक ये टॉपिक कंप्लीट कर रखा होगा कहीं से भी, अपने टीचर से या स्कूल में या कोचिंग में या जहाँ भी आप पढ़ते हो, तो आई होप कि आपने कंप्लीट कर रखा होगा वो चीज़। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा F = R/2। आज मैं बताऊंगा आपको ये F = R/2 कब ट्रू है और कब ट्रू नहीं है। ठीक है। ये कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। हमेशा ये ट्रू नहीं है F = R/2, वेयर F इज द फोकल लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन कब सही है कब सही नहीं है, कब लगाना है नहीं लगाना, सारी बातें आज हम करेंगे। डेप्थ में जाकर के स्फेरिकल मिरर्स को सीखेंगे। ठीक है। आज बेसिकली ये जो पार्ट होने वाला है स्फेरिकल मिरर्स का आज का, तो ये जो पूरा पार्ट होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझ लो इसको, क्योंकि हमें समझना है स्फेरिकल मिरर्स क्या है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सम स्फेरिकल मिरर्स, F = R/2 कब सही है नहीं है। और इसके बाद हम देखेंगे, अगर वक्त मिला तो, अगर टाइम रहा तो, लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ रेज, इंपॉर्टेंट रेज, कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने का। ठीक है। तो उस रेज को, उस रूल्स को विथ दैट रेज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो ये सब कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, फटाफट कॉपी कर ले। चलिए, तो मैं रब कर रहा हूँ, सभी यहाँ सब कुछ रब कर रहा हूँ मैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के पिछले लेक्चर देख लें। और आपको फिजिक्स में कोई भी लेक्चर चाहिए 9th या 10th के टॉपिक से, NTSC लेवल पे, ओलंपियड लेवल पे, तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस तरह से लेक्चर्स बनाया जाए NTSC और ओलंपियड लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई फ़ी नहीं। जितना मुझे नॉलेज है फिज़िक्स में मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बस बदले में एक ही रिक्वेस्ट
दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि बहुत लोगों को हेल्प मिल सके इससे। क्योंकि जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी फीस चार्ज करते हैं, और पढ़ाने के लिए तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ 9th और 10th लेवल तक, NTSC ओलंपियाड वगैरह का, ठीक है। बोर्ड्स तो 12th तक भी मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, बट फिर भी आपके लिए मुझे जो भी कंटेंट डालना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रहेगा, तो इसलिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कंटेंट बाकी लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। चलिए, तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स करते हैं। तो देखो स्फेरिकल मिरर्स मैंने क्या बताया आपको, स्फेरिकल मिरर फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा फिगर, ये रहा एक स्फीयर, ये स्फीयर है ना। हम इस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ये पार्ट डिवाइड करके यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। चलो, ये एक स्फीयर यहाँ से निकाल लेते हैं, ये एक स्फीयर है, और इसे बाहर से पॉलिश कर लेते हैं। बाहर से पॉलिश कर लेते हैं मतलब ये पॉलिश्ड सरफेस इधर आ जाएगा, ये तो हमारा हो गया पॉलिश सरफेस इधर, है ना। अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो, कनकेव के लिए समझ जाओगे तो कॉन्वेक्स के लिए भी तुम समझ जाओगे, अपने से तुम कर लोगे। दिस इज कॉन्केव, दिस इज कॉन्केव मिरर। कोशिश करेंगे आराम से समझ लो। डेफिनेशन वगैरह तुम लोग अपने बुक से भी देख सकते हो, साइड बुक अगर प्रीफर करते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं ज़्यादा फोकस डेफिनेशन वगैरह पे नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, तो समझने की कोशिश करना। जब हम इस स्फीयर को देखो, ये स्फीयर को जिस पार्ट से, इस मिरर को जिस स्फीयर से काटा गया होगा उस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, ये सेंटर है इस स्फीयर का। तो इसी सेंटर को बच्चों हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर मैं लिखते चला जाऊँगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय C। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच दिस स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको अगर स्फीयर बनाया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो इसका सेंटर कहीं बीच में लाई करेगा, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है सेंटर, तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो रेडियस होता क्या है, जो तुम्हारा मतलब है, जो तुम समझते हो रेडियस वही है, कुछ अलग चीज़ है नहीं, ठीक है। रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात पहले समझ लो, पोल। ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, जितना रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जिसका मतलब होता है पोल, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से मेज़र करेंगे। जैसे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेज़र करना चाहते हो कितना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मेज़र करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, पोल से मेज़र करेंगे सारे डिस्टेंसेस से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, POLE, पोल। पोल क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट का, मान लो पूरा स्फेरिकल मिरर में बस इतना पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये पॉलिश्ड है, और यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो इसका सेंटर पार्ट खोजो, ये हो गया पोल। तो पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये हो गया पोल, ठीक है। पोल यहाँ लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेना खुद से, सेंटर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिस्कस कर रहे थे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या फिर ज़्यादा बेटर होगा बोलना ही पोल से सेंटर का डिस्टेंस, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये PLE वाला प्रिंसिपल नहीं है जो आप एप्लीकेशन लिखते हो ना,
अपने प्रिंसिपल को, वो वाला प्रिंसिपल है आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PAL, प्रिंसिपल एक्सिस, मेल वाला मेन प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसको पूरा, ये लाइन कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। सारे टर्म्स को एक एक साथ लिखते चले जाओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे पहले तो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड्स में, उसमें पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिया गया होता है। उसमें आपको बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, इसका इमेज बनाकर दिखाइए, या फिर उसमें आपको एक दो मार्क इंक्लूड करके ये भी दे देता है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करो, आप पोल को डिफाइन करो, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करो। तो आपको ये सब पता होना चाहिए है क्या, ठीक है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। बहुत टफ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये सब, तो पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या है फिर अपेरचर। अपेरचर क्या है? देखो, ये जो कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है, ये कर्व्ड पाथ, फिर इस तरह समझो ना कि ये जो पार्ट है ना, ये इसे कहते हैं हम अपेरचर, ठीक है। अपेरचर का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ एक यूज़ है जो हम बताएंगे आगे चल करके। ये जो कर्वेचर है ना, सॉरी कर्वेचर बोल दिए, कर्वेचर दूसरा होता है, ये होता है कर्वेचर, कंफ्यूज मत होना। ये जो पार्ट है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं अपेरचर। जैसे मान लो तुम इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट को निकाल रहे हो काट करके, तो ये 3D में कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना, कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका एक बाहर से कुछ, जस्ट अ सेकेंड, देखो, जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना कि तुम समझ चुके हो, तब तक मुझे खुद समझाने का मन करता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम कहते हैं अपेरचर, ठीक है। रेडियस ऑफ अपेरचर भी होता है। इस अपेरचर को देखो, ये सर्कुलर पार्ट में होगा, सर्कुलर शेप में होता है, तो इसका जो रेडियस होता है उसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ अपेरचर। यहाँ से ले लो, ये देखो, ये कहलाता है रेडियस ऑफ अपेरचर। स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देना इसे, रेडियस ऑफ अपेरचर इसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। अपेरचर हो गया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अच्छा, अपेरचर में एक और बात सुन लो, अपेरचर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और बात सुन लो, अपेरचर में हमारे सिलेबस में हमें जो स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है, हमारे सिलेबस में हम उसी स्फेरिकल मिरर्स को लेकर पढ़ेंगे जिसका अपेरचर बहुत स्मॉल होगा, जिसका अपेरचर बहुत स्मॉल होगा, या अपेरचर बोलो, कुछ भी बोलो, जिसका अपेरचर बहुत ही स्मॉल होगा। जैसे मेरे पास ये मिरर है, इसको बहुत ही पास से छोटा अपेरचर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोटा हो, बहुत ही पास से कट करना होगा, ताकि ये जो मिरर है ये जस्ट स्मॉल एक लाइन की तरह दिखे, एक लाइन की तरह दिखेगा। देखो, ये अगर हम इतना छोटा काटेंगे, इसका अपेरचर देख लो, बहुत छोटा अपेरचर नहीं होगा इसका, ये है उसका अपेरचर, ये अपेरचर है उसका, है ना। अगर इसको देखोगे तो इसका अपेरचर थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये देखो, ये इसका अपेरचर है, इसका अपेरचर और बड़ा है, ठीक है। और बड़ा रिफ्लेक्टिंग पार्ट काटोगे इस तरह से, इसका अपेरचर और बड़ा आएगा। देखो, ये हो गया, इसका अपेरचर और बड़ा आ गया। तो इस तरह से हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपने सिलेबस में, वो स्फेरिकल मिरर्स स्मॉल अपेरचर का है, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस मिरर्स ऑफ स्मॉल अपेरचर, स्मॉल अपेरचर, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल अपर्चर का मिरर है, मतलब एक ये जो लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट इस तरह से दिखेगा लाइन, ठीक है। तुम्हारे बुक में तुम्हें समझाने के लिए इस तरह कर्व बना कर दिया होता है, बट ऐसा बिल्कुल कर्व होता नहीं है। ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट इस तरह से थोड़ा सा कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा ये, ठीक है। जब आप हायर स्टडीज़ करोगे तो तुम्हें सिर्फ एक लाइन बना कर देगा और नीचे लिखा रहेगा कॉनकेव मिरर, तो तुम्हें समझ जाना ये कॉनकेव मिरर है, प्लेन मिरर नहीं है ये कॉनकेव मिरर है। इसका मतलब ये है कि इसका अपर्चर बहुत छोटा है। बहुत छोटे अपर्चर के लिए हम सारे मिरर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जिस तरह ये कॉनकेव मिरर में अपर्चर स्मॉल होगा, उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी हम स्मॉल अपर्चर के लिए ही हमें हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर ही है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो फोकल लेंथ देख लेते हैं, फोकल लेंथ क्या है। चलो, तो फोकल लेंथ होता है, एक्चुअली में जो फोकल लेंथ होता है, या फोकस बोल लो, पहले फोकस डिस्कस करेंगे उसके बाद ही फोकल लेंथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी चलो फोकस पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फोकल लेंथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोकस के बिना फोकल लेंथ डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो फोकस देखो, फोकस क्या है समझो, फोकस कैपिटल F, ठीक है। फोकस देखो, फोकस कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों अलग अलग होगा। कैसे समझो,
देखो जिस तरह मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए डिफाइन कर रहा हूँ सारे टर्म्स को, उसी तरह तुम कॉन्वेक्स मिरर में भी कर लेना खुद से, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोकस को समझो, कॉनकेव मिरर के लिए याद रखना है मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर हमें लेना है। तो अब क्योंकि अब तुम समझ चुके हो तो बिल्कुल इस तरह से मिरर बनाओ कि आपको वहाँ पे लगे कि ये पूरा कर्व नहीं है, बिल्कुल कर्व मत बना देना अपने एग्जाम में भी। एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है इसलिए तुम इस तरह से बना रहे हो, बिल्कुल कर्व नहीं बना रहे हो। तो एक हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। देखना अभी थोड़ा बहुत रेस के साथ हम काम करेंगे। कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे हम पॉलिश कर देते हैं अंदर का पार्ट। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। अब यहाँ देखो जो यहाँ पे इसका कर्वेचर है, इस मिरर का जो कर्वेचर है, ये कर्व जो पार्ट जो है, इसको लेकर के अगर हम एक स्फीयर कंप्लीट करते हैं तो स्फीयर लगभग इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ना, ये लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, तो जब रियल में तुम स्फीयर बनाओगे तो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। जैसे यहाँ देखो ये लगभग स्फीयर बनाओगे तो एक बहुत बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा, क्योंकि ये लगभग स्ट्रेट लाइन है। कर्व जितना ज़्यादा होगा स्फीयर उतना छोटा बनेगा। मान लो तुम बिल्कुल इस तरह से कर्व करके बनाते हो, देखो यहाँ कर्वेचर कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, तो जब स्फीयर बनाओगे तो छोटा सा स्फीयर बनेगा। बट अगर तुम्हारा कर्वेचर बहुत कम है, बहुत कम कर्व है, तो स्फीयर बनाओगे तो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको आना चाहिए। तो मान लो ये मेरा स्फीयर बना, हालांकि ये स्फीयर जैसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया, तुम अपने कॉपी में अच्छे से बनाना। तो ये स्फीयर बन गया, वो भी देखो स्फीयर बन गया। तो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, है ना। मान लो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसे मान लेते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर इधर होगा, देखो, है ना। इधर ये पार्ट हो गया पॉलिश्ड पार्ट, ये पॉलिश्ड पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। पोल है ये, दिस इज पोल, ये पोल है। लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कनकेव मिरर, और ये हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। ये सेंटर, ये पोल, ठीक। अब हमें डिफाइन करना है फोकस। तो ध्यान से सुनो फोकस है क्या। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर, पहले हम डिफाइन कर रहे हैं फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिखते भी चले जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। When a ray of light is parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, चाहे तुम्हारा सरफेस स्मूथ है, रफ है, किसी तरह भी है, तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैलिड होगा, जब हर जगह वैलिड है तो यहाँ पे भी वैलिड होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कैसे करेगा, सबसे पहले जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होना है उस पॉइंट पे हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। तो यहाँ सेंटर देखो, कर्व या फिर स्फीयर का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ये चीज़ मैंने लेक्चर 2 में ही बताया आपको। तो यहाँ से आपको ये एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, सेंटर से पास करेगा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए किसी पॉइंट से पास करेगा, और इसी पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोल लो या फोकस बोल लो, बात बराबर है। कई जगह प्रिंसिपल फोकस लिखा जाता है, कई जगह फोकस सिर्फ बोला जाता है। तो क्या बोला मैंने, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point on the principal axis of a concave mirror, and that point is called as principal focus of a concave mirror। समझ आ गया। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है या फिर फोकस क्या है कनकेव मिरर का। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिस पे रे ऑफ लाइट जब पैरेलल जाए तो वापस उसी पॉइंट पे टकरा करके, उसी पॉइंट से टकरा कर वापस गुजरे, तो ये होता है आपका फोकस। आइए इसके लिए समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ और रिफ्लेक्शन यहाँ पे किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो इसी तरह अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे होता है ये यहाँ से डाइवर्ज कर जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया है ये चीज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लेक्चर 202। ये डाइवर्ज हो गया। अब डाइवर्ज हो गया मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ये कि अगर हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब जाकर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल
फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी तुम नॉर्मल बना सकते हो कि नहीं, मैंने यहाँ पे ही बताया आपको कि नॉर्मल बनाना है तो इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको प्रूफ करना है तो नॉर्मल बना लो, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे तो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, बट यहाँ पे इस पोजीशन पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस कहीं नहीं हो रहा है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है। ऐसा लग रहा है कि लाइंस आकर मिल रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस है। देखो, तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्लेन मिरर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब रेज रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हो या फिर जब दो रेज आपस में रियली मीट करते हैं तो उस केस में बनता है हमारा रियल इमेज, याद आया आपको। और जब प्रोड्यूस करने से जब लाइंस मिले तो उस केस में हमारा बनता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल में इसको कवर किया है, जाकर देख लेना वो लेक्चर। तो अब देखो, ये हो गया रियल और ये हो गया वर्चुअल। मतलब बात यहाँ पे ये समझ आए कि कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है, इट हैज़ अ रियल फोकस, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वर्चुअल, तो इसे कहेंगे हम इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। बात समझ आई? फोकस या फोकल यस प्रिंसिपल फोकस या फोकस को किस तरह हम डिफाइन करेंगे? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। लिख लेना, अगर कॉन्केव के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पे कॉन्केव मिरर लिख लेना, कॉन्वेक्स के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिख लेना। आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव के केस में पासेस थ्रू अ पॉइंट, और कॉन्केव के केस में पासेस थ्रू अ पॉइंट, कॉन्वेक्स के केस में अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ से हम लेकर आएंगे इस रे को। ठीक है, ये एक्चुअली आएगा नहीं, इट विल अपीयर कि वहाँ से पास हो रहा है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रियल फोकस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस, या फिर सिंपली लिख सकते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आई एम क्लियर। कॉपी कर लेना इतना, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद फोकल लेंथ डिस्कस करेंगे। मज़ा आ रहा है? इसी तरह पढ़ाई करते रहो और भी मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको याद रखना है आज से जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो आपको ये बात याद रखना है, रे ऑप्टिक्स में कॉन्केव मिरर का फोकस होता है रियल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वर्चुअल फोकस। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किस तरह क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ को डिफाइन करते हैं हम। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ फोकल लेंथ क्या है? देखो, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का भी होगा कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा। इसको डिफाइन कैसे किया जाए? द डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस इसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। ये बन जाएगा कॉन्केव का फोकल लेंथ, और ये है पोल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है प्रिंसिपल से फोकस तक की दूरी, प्रिंसिपल से फोकस तक की दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? प्रिंसिपल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, प्रिंसिपल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ रेज के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको। जैसे अभी आपको ये समझ में आया कि हमारे सिलेबस में मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर हमें लेना है, और दूसरी बात तो ये है कि ये जो रेज हैं, अब तुम सोचो एक बात, इमेजिन करना, तुम इसका आंसर तुम्हें पता होगा, आई एम डैम श्योर कि तुम्हें इसका आंसर पता होगा। मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, इसका आंसर तुम बताना होगा क्या। तुम्हारे पास दो मिरर्स हैं, दो कनकेव मिरर्स हैं, एक कनकेव मिरर है ये, ठीक है, एक कनकेव मिरर है ये, और एक कनकेव मिरर है तुम्हारे पास ये। दो कनकेव मिरर से पॉलिश स्पॉट बना देते हैं, क्लियरली पता चल जाएगा ये कनकेव मिरर से। ठीक है, अब इन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, मान लो इनका हम प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से बना लेते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं एक रे यहाँ से बना रहा हूँ, मुझे इसे रिफ्लेक्शन कराना है, ये रे गया इधर, ठीक है, किसी तरह रिफ्लेक्ट होकर के आया। ठीक है, अब ये रे
अब तुम इस रे को इधर तो बना नहीं सकते, इधर बनाओगे तो इधर रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो इसको रिफ्लेक्शन में कराने के लिए, इस रे को रिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें इसी के आसपास रेस बनाना पड़ेगा, मतलब इसके और इसके बीच में रेस बनाना पड़ेगा। तो हमें रेस को थोड़ा पास ला करके बनाना पड़ेगा। अब देखो इस केस में ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस से तो बहुत दूर है, ठीक है। इस केस में ये जो रे बना है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, बट ये जो रे हमारा बना है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस पे काफ़ी पास में है। तो इन दोनों रेस का भी कुछ एक अपना नाम है। इस रेस को हम कहते हैं मार्जिनल रेस। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होता है उस रे को हम कहते हैं मार्जिनल रेस, मार्जिनल रेस, ओके। और इस रे को हम कहते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो, उसको हम कहते हैं पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस, ठीक है। पैराएक्सियल क्या होता है? पैराएक्सियल रेस, ओके, सो सॉरी, पैराएक्सियल रेस। दिस इज मार्जिनल रेस एंड दिस इज पैराएक्सियल रेस। तो बच्चों हमारे सिचुएशन में आपको तो अब आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि हम स्मॉल अपर्चर का मिरर ले रहे हैं तो मार्जिनल रेस तो हमें लेना नहीं है। हमें कौन सा रेस के साथ डिस्कस करना है? हमें करना है पैराएक्सियल, सॉरी फिर से पैराएक्सियल हो रहा है, पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस, ओके, पैराएक्सियल रेस, सॉरी, ओके, पैराएक्सियल रेस हमें लेना है। तो मार्जिनल रेस हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है पैराएक्सियल रेस, ओके। तो आपको ये दो बात आपको याद रखना है। पहली बात तो ये है कि जो भी स्फेरिकल मिरर्स में हम डिस्कस करेंगे उन सारे मिरर्स का अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, और जो भी रेज यहाँ पे होगा ऑल द रेज विल बी पैराएक्सियल, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के से क्लोज हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज जो रेज होंगे उन्हें हम कहेंगे पैराएक्सियल रेस, और जो दूर होंगे उन्हें कहेंगे मार्जिनल रेस। ये हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है ये सिचुएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ देखो ये जो रे गया है रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज कर रहा है, तो हम कॉन्केव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। ये सब पॉइंट वाइज लिखते चले जाना अपने नोट में, प्रॉपर नोट बनाना, मेरे तरह इस तरह से नहीं बना देना, बहुत गंदा टाइप हो जाता है बोर्ड, क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है। आपके पास पूरा कॉपी है, पूरा कॉपी भर दो बना करके। इसे कहते हैं हम कन्वर्जिंग, इसे कहते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर्स। बोर्ड्स का सवाल है कन्वर्जिंग मिरर्स क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर्स को हम कन्वर्जिंग मिरर्स कहते हैं। रीज़न बताइए क्यों? क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज कर देता है ना। ये देखो ये रेस को डाइवर्ज कर देगा, तुम रेस किसी भी तरह यहाँ पे इंसिडेंट करो, ये डाइवर्ज करेगा, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स, डाइवर्जिंग मिरर्स, क्लियर है। तो कॉनकेव मिरर्स को हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर्स, और कॉन्वेक्स को कहेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी करेंगे, रब करेंगे, फिर आगे स्पेशल रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या हमें सीखना है। चलो ओके, चलो हो गया, तो ध्यान दो इधर। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो रिलेशन आप पढ़ते हो स्कूल में, F इज इक्वल टू R/2, ये रिलेशन, ठीक है, इसको डिराइव किया जा सकता है, बट हमारे सिलेबस में ये कहीं नहीं है, और कंपटीशन में भी तुमसे ये डिराइव करने के लिए पूछेगा नहीं, तो आप इसे 12th में पढ़ लेना, इसका डेरिवेशन वगैरह। मैं आपको बस ये बता दूं यहाँ पे कि ये जो रिलेशन है ये कब ट्रू होगा, कब ट्रू नहीं होगा। देखो ये जो रिलेशन है ना, दिस इज ओनली ट्रू फॉर मिरर्स with small aperture, mirrors with small aperture, मतलब हमारे केस में, ठीक है, हमारे केस में हम जब तक ये पढ़ाई करेंगे रे ऑप्टिक्स, मतलब 12th में भी तुम्हें स्मॉल अपर्चर ही पढ़ना है। आप तुमको बहुत बड़ा अपर्चर के लिए मिरर पढ़ना नहीं है, तो 12th तक तुम्हें इसी फॉर्मूले को पढ़ना पड़ेगा, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। ओनली ट्रू फॉर मिरर्स विथ स्मॉल अपर्चर, क्लियर है। एक्चुअल जो रिलेशन है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू R minus R/2 sec theta. This is the actual relation between radius of curvature and principal focus. This is always true. Second one, this is always true. अब यहाँ पे क्या है कि तुम स्मॉल अपर्चर का मिरर ले लो, ये रिलेशन लगाओ तब भी सही होगा। यहाँ पे तुम लार्जर अपर्चर के लिए, बिगर अपर्चर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ तब भी तुम्हारा सही होगा। प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्मॉलर अपर्चर और लार्जर अपर्चर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये थीटा काम आता है, वो थीटा संभाल लेता है। तुम स्मॉलर अपर्चर लो, थीटा लगभग इक्वल टू 1 आ जाएगा,
थीटा का वैल्यू लगभग, या सेक थीटा का वैल्यू बोल लो, सेक थीटा का वैल्यू लगभग इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो r माइनस आर बाई टू फाइनली आंसर आ जाएगा r/2। देखो अगर सेक थीटा 1 हो जाएगा मतलब स्मॉल अपेरचर के लिए, फॉर स्मॉल अपेरचर, देखो मैं डिराइव भी कर देता हूँ, फॉर स्मॉल अपेरचर, फॉर स्मॉल अपेरचर, ठीक है, स्मॉल अपेरचर के लिए सेक थीटा, ठीक है, ये सेक थीटा लगभग 1 के बराबर हो जाता है। अब सेक थीटा जब 1 के बराबर हो गया तो f का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा r माइनस आर बाई टू, क्योंकि सेक थीटा तो 1 हो गया, इंटू 1 कर दो, हटा दो उसको, r माइनस आर बाई टू का वैल्यू r/2 ही आएगा ना, f इज इक्वल टू r/2। तो ये रिलेशन यहाँ से आया, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ये हमेशा के लिए ट्रू है। तुम चाहे स्मॉल मिरर ले लो, बिग मिरर ले लो, लार्ज मिरर ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है, लार्जर अपेरचर ले लो, स्मॉलर अपेरचर ले लो, तो ये हमेशा ट्रू होता है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर मिरर्स ऑफ स्मॉल अपेरचर। आपको ये क्वेश्चन में भी गिवन है एनसीईआरटी में कि क्या ये रिलेशन f इज इक्वल टू r/2 हमेशा ट्रू होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं है, तब तक के लिए ट्रू है जब हम स्मॉल अपेरचर का मिरर लेंगे। क्लियर है, समझ गए बात। और मुझे क्या बताना था इस टॉपिक में, अभी जस्ट क्लिक हुआ था, फिर अचानक से निकल गया ध्यान से, क्या था, इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक पेपर में लिख कर लाता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाना है। आज मैंने लिखा नहीं है तो अभी क्लिक हुआ था जस्ट, फिर अभी निकल गया। हाँ चलो याद आ गया क्या बताने वाले थे। देखो अभी मैंने जब ये बनाया स्फेरिकल मिरर, जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप एक गेस कर सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। अगर इसी मिरर को मैं धीरे धीरे स्ट्रेट कर दूँ, जैसे ये कर्व है, इस कर्वेचर को मैं इंक्रीज करूँ धीरे धीरे इस तरह से, और फाइनली एक स्ट्रेट लाइन, इसके बदले एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ इस तरह, जैसे देखो एक कर्वेचर मेरे पास ये है, इसके बाद एक कर्वेचर मेरे पास ये है, इसके बाद एक कर्वेचर मेरे पास ये है, इसके बाद एक कर्वेचर मेरे पास ये, लगभग स्ट्रेट लाइन। तो इन सब में ज़्यादा लार्जर स्फीयर किस में बनेगा, गेस कर सकते हो। देखो इसमें अगर हम स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो ये स्फीयर बनेगा, तो इस तरह से अगर हम स्फीयर कंप्लीट करते जाएंगे, और इसमें अगर हम स्फीयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस केस में तो स्फीयर इन तीनों स्फीयर से ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन भी करना होगा, इमेजिन कर लो, ये स्फीयर और ज़्यादा बड़ा बनेगा। अगर हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब का एक साइड इसका अगर पॉलिश कर देते हैं, हम इसे पॉलिश कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, तो ये प्लेन मिरर नहीं बन गया क्या। अब ये प्लेन मिरर में अगर हम चाहें इसका स्फीयर कंप्लीट करना, तो इसका स्फीयर सोचो कितना बड़ा बनेगा। अगर हम स्फीयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कितना बड़ा स्फीयर बनेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन होता है क्या है, स्ट्रेट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का तुम छोटा सा पार्ट काट लो, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट काट लो, इस छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके देख लो, स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिखेगा। अब इस छोटे सा लाइन का स्फीयर इतना बड़ा हो सकता है, तो इतने बड़े लाइन का स्फीयर कितना बड़ा हो सकता है, खुद से सोच कर देख लो। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे कि इस छोटे से स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इतना छोटा सा, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो ये हो गया, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इससे बड़ा, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे ही बड़ा आएगा। मतलब इस तरह से जब हम कर्वेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो कर्वेचर इंक्रीज़ करने पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब प्लेन मिरर में अगर हम देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहाँ पे लाई करेगा, ये एक्चुअली फाइंड करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्फीयर इतना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा कि तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर लाइज एट इन्फिनिटी। भाई बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। जैसे तुमसे कोई पूछ दे सेंटर ऑफ दिस अर्थ, मान लो एक अर्थ बहुत बड़ा सा स्फीयर है, उसका सेंटर पता ही है, तो उसका सेंटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा कि नहीं। अब उतना बड़े डिस्टेंस को हम जब मिरर के केस में देखेंगे तो उतने बड़े डिस्टेंस, उतना बड़ा मिरर तो हम लेंगे नहीं। तो उसके लिए अर्थ के लिए हमारा जो डिस्टेंस होगा या फिर डिस्टेंस के लिए हमारा जो मिरर होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के लिए प्लेन मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो इन्फिनिटी होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेज़र करने के लिए बोला जाए तो पोल से सेंटर तक की दूरी आप मेज़र करना। तो पोल से सेंटर तक की दूरी मेज़र करते करते सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा स्फीयर करते जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट होते 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 इन्फिनिटी पे चला जाएगा। मतलब ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ इन केस ऑफ प्लेन मिरर लाइज इन इन्फिनिटी। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू, अच्छा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स तो हो ही गया है। प्रिंसिपल फोकस,
फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मैंने आपको ये भी बता दिया ये रिलेशन कब ट्रू है कब ट्रू नहीं है ना। आपको याद रखना है स्मॉल अपर्चर के ये सब रिलेशन ट्रू होगा। चलो तो सम स्पेशल रेज कर लेते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। अगर ये चीज़ आपको आ जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रे डायग्राम आराम से कर सकते हैं। चलो हेडिंग लगाएंगे सम इम्पॉर्टेंट रेज, या इसे तुम रूल्स भी बोल सकते हो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में, दोनों केसेस में हम अलग अलग करेंगे रूल्स या इम्पॉर्टेंट रेज। चलिए फर्स्ट, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है आपका जो मिरर है ये स्मॉल अपर्चर का मिरर है और ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हम बना लेते हैं पोल ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट पोल ऑफ द मिरर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं लाई करेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग पार्ट के अपोजिट में होता है। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया, पॉलिश्ड पार्ट की तरफ होता है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए देखते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट रे क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल फोकस में, जब हम फोकस को डिफाइन कर रहे थे। तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा तो हमेशा फोकस की तरफ से पार होगा। यहाँ पे देखो ये गया पैरेलल, आपको पता है ये रे फोकस की तरफ से जाना चाहिए, अपीयर होगा कि फोकस से गुजर रहा है ये। तो सबसे पहले तुम फोकस से इसे पास करा दो, ये रहा फोकस, ठीक है, और यहाँ से इसे प्रोड्यूस कर दो आगे की तरफ, ये डाइवर्ज कर जाएगा और ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये कॉनकेव का केस और ये कॉनकेव का केस और ये कॉन्वेक्स का केस, इस तरह से फर्स्ट रूल, ये पहला रूल है। किसी भी रे को देखो वो पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगा। ये भी पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल अपीयर कि ये फोकस से पास हो रहा है। सेकंड जस्ट इसका कन्वर्स है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये है पोल। चलो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग यहाँ पे, अब हमें हर जगह पे ये स्फीयर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आइडिया हो ही गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम एक रे को इंसिडेंट करेंगे फोकस से, देखो ये फोकस से, एक रे को डायरेक्टली हम इंसिडेंट करेंगे फोकस से पास करता हुआ, ठीक है। ये रे फोकस से गुजर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब यहाँ पे टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है, पहले रे पैरेलल था, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुआ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी फोकस पे इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया। यहाँ पे भी देखो एक रे आया इस तरह से, है ना, यहाँ से इट विल अपीयर कि ये फोकस से जा रहा है, बट ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, स्ट्रेट लाइंस बनाना, मुझसे अभी बन नहीं पा रहा है ये स्ट्रेट लाइंस, तुम लोग स्ट्रेट लाइन बनाना, ये पैरेलल हो जाएगा, देखो इस तरह से। इट विल अपीयर कि ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से हम ब्रेक को आगे प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है। मैंने आपको बताया ही पहले कि यहाँ पे रियल फोकस बनता है कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में एक वर्चुअल फोकस बनता है, ठीक है। इमेज भी देखना इसी तरह बनेगा, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। जब इमेज पढ़ाएंगे तब, रे डायग्राम पढ़ाएंगे तब। आज रेज सीख लो, इंपॉर्टेंट रेज, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रे डायग्राम एंड साइन कन्वेंशंस। चलो इतना हो गया, अगला इंपॉर्टेंट रेज सुनो, इसी में बना रहे हैं, ठीक है। तुम अलग से 4 पॉइंट्स कर लेना, इसी में बना देते हैं, समझ जाना।
चलो देखो, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस कहीं इसके बीच में होगा क्योंकि स्मॉल अपर्चर का मिरर है, तो फोकस होगा r/2। अगर ये r है तो r/2 लगभग यहाँ पे आधा हो जाएगा f, ठीक है। ये भी r/2 लगभग आधा f यहाँ पे। ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया फोकल लेंथ। अब दूसरा रे हम बनाते हैं, ये तीसरा कंडीशन है हमारा, तीसरा रूल देखो। अब हम क्या करते हैं कि पोल पे इंसिडेंट करते हैं, इस रे को पोल पे इंसिडेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पोल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम पोल पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे किधर से पास करेगा ये आपको गेस करके बताना है। व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल ढूंढो इसका, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ। तो देखो इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है, स्फेरिकल मिरर है तो उसका नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखो यही तो हुआ नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बन जाएगा। पोल से टकराने के बाद उसी तरह वापस आ जाएगा इधर नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, ये है नॉर्मल, सेंटर से पास कर रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये देखो इस तरह से ये रह गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो गया इधर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल देखेंगे। फोर्थ रूल, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो तब क्या होगा। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो तब क्या होगा। क्वेश्चन समझ आई। क्वेश्चन है कि जब इंसिडेंट रे देखो, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगा इस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगा इस तरह से, तब क्या होगा। एनी गेस करके आंसर बताओ, या फिर मार्क कर लो अपने आंसर्स को अपने कॉपी में, फिर बाद में चेक कर लेना। जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट है ये रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में, तब क्या होगा। बहुत ही आसान सा आंसर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, आपको समझ आ जाएगा। इंसिडेंट रे गया, ठीक है, हम यहाँ पे जहाँ पे ये टकरा रहा है रे, जिस पॉइंट पे ये टकरा रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये टकरा रहा है उस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाएंगे। इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाने के लिए हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये स्फेयर है तो सेंटर से ज्वाइन करो, देखो यही नॉर्मल होगा। मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं आ गया, बताइए, नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं आ गया। ये वापस रे इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, जिधर से आ रहा है उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस रिट्रेस बैक हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस पोजीशन पे ये रे गया इधर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये इंसिडेंट है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो देखो नॉर्मल, अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल तो यही है ना हमारा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही हो जाएगा। देखो ये नॉर्मल है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वापस से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस था, ठीक है। याद करो नॉर्मल इंसिडेंस में आपको भी बताया गया था लेक्चर नंबर 02 में। तो ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने थे हमें। आज हमने देखा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हमने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर्स में जो फॉर्मूला बनता है F = R/2, ये कब के लिए वैलिड है और कब के लिए वैलिड नहीं है। हमने डिफरेंट टर्म्स देखा रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, और हमने डिटेल में समझा कि स्फेरिकल मिरर्स बनता कैसे है, कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होता है, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, इनका मतलब क्या है, और साथ ही साथ हम ये लास्ट में हमने ये रूल किया। तो इसके बाद जो लेक्चर 05 आएगा, लेक्चर 05 में आज का लेक्चर देखो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स था, और ये समझना ज़रूरी था। इसके बाद हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन, एंड दैट टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इमेज फॉर्मेशन में हम देखने वाले हैं अलग अलग पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को जब उस पोजीशन पे रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, हम ये देखेंगे। और साथ ही साथ आगे हम करेंगे साइन कन्वेंशंस, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ओलंपियाड्स में, NTSC में, NSTSC में, SOF में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जिस तरह से मैं यहाँ पे कराता जा रहा हूँ आपको, इसी तरह से आप भी करते जाओ। सारा टॉपिक बहुत ही क्लियरली, आसानी के साथ क्लियर होता जाएगा और समझते जाओगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।